हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल उसमें डिटेल्स है। चले, हजरत अबू बकर ने अपने दौरे खिलाफत के अंदर इस्लाम की जो सरहद है, याद है बैटल ऑफ ट्रेंच पढ़ाते हुए मैंने एक बात बताई थी कि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को डिगिंग के दौरान एक बहुत बड़ा सा पत्थर आ गया था, जिस पर जो किसी से टूट नहीं रहा था, तो होली प्रॉफिट ने उस पर मारते हुए कहा था अल्लाह ने मुझे पर्शिया दे दिया और अल्लाह ने मुझे बाइजेंटीन दे दिया। ठीक है, ये तुम लोगों को याद है बात। अब मैं बात ये कर रहा हूँ कि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की डेथ के बाद हजरत अबू बकर ने किस तरह इस्लाम की बाउंड्रीज को एक्सपेंड किया। उसके अंदर डिफरेंट कैंपेन्स हैं, डिफरेंट बैटल्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैं ओवरव्यू दूंगा सारी बैटल्स का और फिर आपको एंड में बताऊंगा कि आप लोगों को इतना सारे कंटेंट से फिल्टर कैसे करनी है चीजें। ठीक है, लेकिन मीनवाइल आप लोगों ने स्टोरीज गौर से सुननी है, क्या होता है किस तरीके से होता है। ठीक है, नहीं यू डोंट नीड टू कॉपी, मैं आपके साथ ये फाइल शेयर कर दूंगा। ठीक है, आपके पास जो अबू बकर वाली पहली फाइल है उसके अंदर इतनी ज्यादा डिटेल्स मौजूद नहीं होंगी। ठीक है, ये सिलेबस का पार्ट है और लीस्ट टेस्टेड है, अब तक पूछा नहीं गया इसके ऊपर इतना ज्यादा। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको आप गौर से सुने। एंड फिर मैं उस हिस्से पर आऊंगा अबू बकर के जो नॉर्मली पूछा जाता है, इलेक्शन है, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो वी आर डिस्कसिंग कैंपेन्स इन पर्शियन एम्पायर। ठीक है, मैंने पहले आप लोगों को बताया था ये अरेबिया है और अरेबिया के इस तरफ ससेनियन एम्पायर है। क्या है, अरेबिया के इस तरफ ससेनियन एम्पायर है और अरेबिया के इस तरफ जो है वो कौन सा एम्पायर है, बाइजेंटीन एम्पायर है। कौन सा एम्पायर है, बाइजेंटीन एम्पायर है। ठीक है, ये दो एम्पायर्स हैं अरेबिया के नॉर्थ की तरफ। ठीक है, पहली बैटल जो हमने पर्शियंस के खिलाफ लड़ी दैट इज कॉल्ड द बैटल ऑफ काजिमा। बैटल ऑफ काजिमा के जो अलग अलग नाम है वो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। पर्शियन एम्पायर के खिलाफ जितनी बैटल्स हैं उनमें से दिस इज इम्पोर्टेंट बैटल, ये चीज आप अपने नोटबुक्स के अंदर जॉट डाउन कर लें कि पर्शियन एम्पायर के खिलाफ जो जंगे हैं उनमें से इम्पोर्टेंट जंग बैटल ऑफ काजिमा है। ठीक है, बैटल ऑफ चेन्स। ठीक है, इसको बैटल ऑफ सलासल भी कहा जाता है एंड इट वाज फॉट इन द मंथ ऑफ अप्रैल इन 633 एडी। ठीक है, हुआ क्या था, अच्छा आप लोगों ने सुना होगा कुवैत। ठीक है, आज कुवैत जिसको आप कहते हो उस जमाने में उसका नाम क्या था, काजिमा। क्या नाम था उसका, काजिमा। ठीक है, हजरत अबू बकर ने ऑलरेडी इन इलाकों में रेड्स करना शुरू कर दी थी। हजरत अबू बकर ने अपने कंपेनियंस को भेजकर ऑलरेडी इन इलाकों में कैप्चरिंग करना स्टार्ट कर दी थी अंडर हजरत मुसना। मैंने आपको ये बात जब पहली मर्तबा पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बात इस चीज का जिक्र किया था कि हजरत मुसना जो थे ही वॉज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल, he was actually bestowed with this authority कह लें या bestowed with this task to go to the Persian lands। ठीक है, तो हुआ ये था कि हजरत मुसना की हेल्प करने के लिए हजरत मुसना ने पर्शियन एम्पायर के अंदर कॉन्क्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन इतनी ज्यादा सक्सेस मुसलमानों को नहीं मिल रही थी। तो लिहाजा हजरत अबू बकर ने ये सोचा कि मुझे भेजना चाहिए खालिद बिन वलीद को। क्या सोचा, मुझे किसको भेजना चाहिए, खालिद बिन वलीद को। और उन्होंने खालिद बिन वलीद को भेजा। खालिद बिन वलीद इस वक्त बिजी थे, उनकी जंग चल रही थी विद द फॉल्स प्रॉफिट मुसैलिमा। मुसैलिमा वाज एक्टिव इन द रीजन ऑफ यमामा।
ठीक है। बैटल ऑफ यमामा जिसके अंदर 70 से ज्यादा हुफ्फाज की भी डेथ हो गई फाइटिंग अगेंस्ट मुसलमान। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिया मैंने अबाउट दिस बैटल। ठीक है, अब हुआ क्या, खालिद बिन वलीद को मुझे बताएं किसने ऑर्डर दिया कि आपको पर्शिया जाना है? अबू बकर। अबू बकर ने ऑर्डर दिया। अबू बकर ने क्या ऑर्डर दिया? ऑर्डर ये दिया कि आपको पर्शिया जाना है। क्या ऑर्डर दिया? आपको कहाँ जाना है? यू हैव टू गो टू पर्शिया। ठीक है, ऑर्डर किसने दिया? मेरे साथ याद करते, अरमान, ये तेरे को कहीं पर और नहीं मिलेगा, आज सुन ले। ऑर्डर्स क्या थे? ऑर्डर्स ये था कि तुम्हें कहां पर जाना है? तुम्हें जाना है पर्शिया। ऑर्डर खालिद बिन वलीद को दिया। किसने दिया? ऑर्डर्स वर गिवन बाय हजरत अबू बकर कि आपने पर्शिया जाना है। ठीक है, रसूल पाक की तालीम सारे सहाबा के पास मौजूद थी। खालिद बिन वलीद अभी यमामा में ही थे। ठीक है, और यमामा से उन्होंने एक लेटर लिखा। खालिद बिन वलीद ने एक लेटर लिखा। उस लेटर के अंदर बिल्कुल सुन्नत पर अमल करते हुए, जाहिर सी बात है आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जितने भी खलीफा थे वो जिन जिन कमांडर्स को भेजते थे उनको ये चीज बताकर भेजते थे कि जब भी आप किसी कैंपेन पर जाएं तो पहले दुश्मनों को कहें कि इस्लाम एक्सेप्ट कर लो। अगर वो इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करते तो आप उनको कहें कि ठीक है इस्लाम एक्सेप्ट मत करो, जिजिया दे दो। अगर वो जिजिया भी नहीं देते तो फिर तीसरा ये तरीका था कि आप उनसे क्या कर लो? बैटल कर लो या जिहाद कर लो। ठीक है, तो खालिद बिन वलीद इस वक्त यमामा के अंदर ही है। ठीक है, और खालिद बिन वलीद ने पर्शियन गवर्नर हरमोज, ये सारे नाम ऐसे ही आएंगे। ठीक है, पर्शियन नेम्स हैं ये सारे। हरमोस्ट को लेटर लिखा खालिद बिन वलीद ने। ही गेव हिम ऑल द जनरल कंडीशंस व्हिच आर गिवन टू द एनिमीज। या इस्लाम कबूल कर लो, या जिजिया, या फिर जो है ना वो जिहाद के लिए रेडी रहो, मैं अपनी आर्मी लेकर आ रहा हूँ। डज दैट मेक सेंस? बैटल ऑफ काजिमा के मैं आपको डिटेल्ड इवेंट्स पढ़ा रहा हूँ। बैटल ऑफ काजिमा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए कंपल्सरी। डज दैट मेक सेंस? अब पर्शियन जो गवर्नर था, पर्शियन गवर्नर का ये ख्याल था कि पर्शियन गवर्नर ये उम्मीद में था कि खालिद बिन वलीद जो है वो यमामा से फौरन कहां पर आएंगे? वो यमामा से फौरन काजिमा आएंगे। पर्शियन गवर्नर खालिद बिन वलीद की ये एक्सपेक्टेशन थी, सॉरी पर्शियन गवर्नर हरमोस की ये एक्सपेक्टेशन थी कि खालिद बिन वलीद डायरेक्टली कहां पर आएंगे? खालिद बिन वलीद डायरेक्टली आएंगे यमामा से काजिमा पर। तो वो जज्बात में आकर अपनी आर्मी को लेकर आ गया कहां पर? काजिमा। पर्शियन गवर्नर अपनी आर्मी को कहां लेकर आ गया शामिल? काजिमा। कहां पर लेकर आ गया? काजिमा। इस ये कौन सी बैटल हम पढ़ रहे? बैटल ऑफ काजिमा। बैटल ऑफ काजिमा। मैंने ना सलासल का पूरे लेक्चर में ना चेन्स का, डेढ़ होशियारी नहीं करो। बैटल ऑफ काजिमा, ठीक है, लिखा हुआ है ना ऊपर। मैंने हाईलाइट किसको मारा हुआ है? बैटल ऑफ काजिमा। मैंने चेन्स बोला, सलासल बोला, इडियट। तो अब क्या होता है, खालिद बिन वलीद 15,000 की आर्मी लेकर मुसलमानों को निकल पड़ते हैं। ठीक है, खालिद बिन वलीद जो है वो 15,000 की आर्मी को लेकर निकल पड़ते हैं। और मीनवाइल बीइंग द कैलिफ ऑफ द टाइम हजरत अबू बकर, जो जो ट्राइब्स जिनसे मुसलमानों की दोस्ती हो चुकी होती है, जो मदीना को अब हेड ऑफ कैपिटल दारुल खिलाफा मानते हैं, उन ट्राइब्स के साथ, या आप ऐसा कह सकते हैं वो ट्राइब्स जिनसे हमने पीस ट्रीटी साइन कर ली थी, उन ट्राइब्स को हजरत अबू बकर लेटर्स लिखते हैं और बोलते हैं कि प्लीज शो योर सपोर्ट टू खालिद बिन वलीद। क्या कहते हैं? शो योर सपोर्ट टू खालिद बिन वलीद। पहले खालिद बिन वलीद से कौन लड़ रहे थे पर्शिया के अंदर? नाम, आप नशे से बाहर आओ जी। हाँ, मैं कह रहा हूं पर्शिया में कौन से सहाबी लड़ रहे थे? मूसना। इस बैटल के अंदर कोई चॉइस नहीं है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। अबू बकर में बाकी सारी बैटल्स मैं आपको बता दूंगा, आप बस सुन लीजिएगा, लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट।
बैटल ऑफ काजिमा, ठीक है। मुसना लड़ रहे थे, सही है। तो अबू बकर ने खालिद बिन वलीद को ये कहा कि तुम जाओ, ठीक है, मैं तुम्हें री भेजता हूँ। री का क्या मतलब होता है? री का मतलब होता है हेल्प फ्रॉम मदीना। मैं, तुम जाओ लड़ो, मैं तुम्हारे लिए दूसरे बंदे भेज रहा हूँ। डज दैट मेक सेंस? मुझे बताएं, खालिद बिन वलीद की आर्मी की तादाद कितनी थी? 15,000। ये कौन था बेवकूफ? 18,000। कितनी थी? 15,000। और साइड से अबू बकर की रीइंफोर्समेंट्स और दूसरे ट्राइब्स ने जब मदद की, तो टोटल आर्मी अब कितनी हो गई? 18,000 की। ये जो 18,000 का फिगर है, ये आफ्टर हेल्प बना, ये आफ्टर हेल्प बना, ठीक है। डज दैट मेक सेंस? इसके बाद होता यह है कि खालिद बिन वलीद जो है वो पर्शियन लैंड्स में एंटर करते हैं। ही एंटर द पर्शियन बॉर्डर्स थ्रू अ प्लेस कॉल्ड हुफैर, थ्रू अ प्लेस कॉल्ड, ये जो जगहें हैं बेटा, ये इस तरह है, इनका मैप इस तरीके से, जैसे ये काजिमा है, ठीक है, ये एक जगह है उबाला, ये इस तरीके से जगहें हैं मैप के ऊपर। तो जो पर्शियन गवर्नर होता है, पर्शियन गवर्नर का नाम क्या होता है? रजीन। पर्शियन गवर्नर का नाम क्या होता है? हरमोस, ठीक है। पर्शियन गवर्नर हरमोस जो होता है, ठीक है, वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा होता है कि खालिद बिन वलीद कहां पर आएंगे? यमामा से डायरेक्टली काजिमा। लेकिन खालिद बिन वलीद कहां पर चले जाते हैं? टू अ प्लेस कॉल्ड हुफैर। खालिद बिन वलीद ऐसा क्यों करते हैं? उसके पीछे रीजन ये होती है, ये देखिएगा जरा इधर, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा। ये एक शख्स है, ठीक है, और ये उसकी माशूका है, जाम्बूड़ी, ठीक है, हाँ। सही है। अब होता क्या है, वो यहाँ पर है, आप जिसको पसंद करते हैं वो यहाँ पर है बिलव, और ये आप है, ठीक है। आप, वो यहाँ पर खड़ी हुई है, ठीक है, आप उसके पीछे 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 भागे, ठीक है, वो आपको छूना मार के यहाँ पर आ गई, ठीक है, जहां पर मैं जहां पर कोई और खड़ा होगा, सही है। अब क्या हो रहा है, महाद आप थकते जाओगे, ठीक है। तो खालिद बिन वलीद ने अपनी आर्मी को हुफैर जब डायरेक्ट किया, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, और वो मकसद ये था, खालिद बिन वलीद की ये स्ट्रैटेजी थी कि पर्शियन आर्मी को थका दिया जाए। पर्शियन आर्मी छोटी मोटी आर्मी नहीं थी, पर्शियन आर्मी बड़ी आर्मी थी। पर्शियन आर्मी को थकाने के लिए खालिद बिन वलीद ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई, और खालिद बिन वलीद काजिमा की जगह कहां पर उन्होंने रास्ता ले लिया? ही केम टू हुफैर। डज दैट मेक सेंस? अब जो पर्शियन आर्मी है वो पहुंचती है कहां पर? वो पहुंच जाती है हुफैर पे। अब जब पर्शियन आर्मी हुफैर पे पहुंचती है, तो पता है क्या होता है? जब पर्शियन आर्मी हुफैर पे पहुंचती है, तो खालिद बिन वलीद अपनी आर्मी को पीछे लेकर काजिमा वापस ले आते हैं। तो खालिद बिन वलीद बेसिकली यहाँ पर मुझे बताएं, खालिद बिन वलीद अग्रेसिव है या डिफेंसिव है? डिफेंसिव है। वो पर्शियन आर्मी से लड़ना चाहते हैं या उसे थकाना चाहते हैं? थकाना चाहते हैं। बड़ी आर्मी को, बड़ी आर्मी से लड़ने की जगह थकाना वाज अ बेटर स्ट्रेटजी। खालिद बिन वलीद ने जो है ना वही किया, और पर्शियन आर्मी जो है वो थक जाती। डज दैट मेक सेंस? इतनी थक जाती है कि जब मुस्लिम आर्मी से आमना सामना होता है, तो जो सोल्जर्स होते हैं वो कहते हैं हमें मजीद फाइट, हम भाग दौड़ में इतना ज्यादा थक चुके हैं कि अब हमसे मेन काम नहीं हो रहा है, पहले ही हमें इतना थका दिया गया है कि अब हम मेन काम नहीं कर पाएंगे। डज दैट मेक सेंस? आर वी क्लियर ऑन दिस? अब क्या होता है, अब ये होता है जब आमने आमना सामना होता है दोनों आर्मीज का, तो पर्शियंस ये कहते हैं कि हम लड़ नहीं पाएंगे। पर्शियंस क्यों लड़ने से मना कर देते हैं? शामिल, क्यों पर्शियंस लड़ने से मना कर देते हैं? कैन यू प्लीज टेल अस? नहीं, महात थक गए होते हैं। पर्शियंस क्यों थक जाते हैं, जिस तरह आपके आंसर्स थके हुए होते हैं? सॉरी,
ये बहुत अच्छा सवाल है कि खालिद बिन वलीद की आर्मी क्यों नहीं सकी। उसके पीछे लॉजिकल आंसर ये है कि खालिद बिन वलीद वाज नोन फॉर स्ट्रैटेजी मेकिंग। वो अपनी आर्मी के अंदर अपनी आर्मी को इसी तरीके से मूवमेंट्स देते थे जो जिस तरीके की उनको ट्रेनिंग हासिल हो। पर्शियंस की ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अगर मैं आपसे अचानक से एक काम कराऊंगा ना, फौरन थक जाओगे बेटा अगर काम मुश्किल हुआ। लेकिन अगर मैं आपको सही है ना, अगर मैं आपको बोलूं कि आप फुल तैयारी के साथ आओ तो आप खा पी के एकदम खजूरें खा के आओगे और आप प्रॉपर तरीके से वो काम निपटाओगे। ठीक है, तो बिल्कुल यही रीजन था। अब होता क्या है, जब आमना सामना होता है कुछ घंटों के अंदर पर्शियंस को ये रियलाइज हो जाता है कि यार हम इनसे लड़ने के काबिल नहीं है। तो पर्शियंस पता है क्या करते हैं, वो 1.5 होशियार होते हैं। ठीक है, अपने आप को चेन से बांध देते हैं। अपने आप को क्या करते हैं, चेन से बांध देते हैं ताकि जंग का मैदान में या मारो या मरो। ठीक है, और पीछे हटने का कोई चांस नहीं है। मारो या मरो वाली सिचुएशन क्रिएट करके पर्शियन एक दूसरे को चेन से बांध देते हैं। मुसलमान इनको कुछ ही घंटों के अंदर पर्शियंस को जो है ना वो फारिग कर देते हैं। और इस जंग का पूरा क्रेडिट किसको जाता है, खालिद बिन वलीद की मिलिट्री पावर को या स्ट्रेटेजिक पावर को? स्ट्रेटेजिक पावर। तो खालिद बिन वलीद ने हमें ये जंग जिताई थ्रू हिज स्ट्रेटेजिक स्मार्टनेस या जीनियस। आर वी क्लियर ऑन दिस? तो ये कहलाती है बैटल ऑफ काजिमा। और चूंकि पर्शियंस ने इस बैटल के अंदर अपने आप को चेन से बांध दिया था, इस वजह से इसको बैटल ऑफ चेन्स भी कहा जाता है। ओके शाहरुख, आप बता सकते हैं बैटल ऑफ चेन्स इसको जब कहा जाता है तो पर्शियंस ने अपने आप को चेन्स से बांध दिया, क्यों बांधा पर्शियंस ने अपने आप को चेन्स से? बिल्कुल, पर्शियन जो ट्रूप्स थे वो थक चुके थे। सिंपल रीजन ये था। थके क्यों थे साहिल? उनको खालिद बिन वलीद अपने पीछे भगा रहे थे। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस? अच्छा, कोई क्वेश्चन है अगर इस बैटल से रिलेटेड तो प्लीज पूछिए। ओके, पर्शियन की तादाद कितनी होती है, ये पूरे जितनी भी हम बैटल्स पढ़ेंगे उसमें मैं आपको एक इजी हैक बता रहा हूँ। इजी हैक, पर्शियन की मुसलमानों की जितनी आर्मी है ना, आप पर्शियन आर्मी को उससे डबल या ट्रिपल फिगर में काउंट करोगे हमेशा, हर बैटल के अंदर। इजी बात समझ में आ गई? एक पहली बात। दूसरा है, ये जितनी भी बैटल्स हैं इसके अंदर अबू बकर के दौर की, इसके अंदर मुसलमानों की मैक्सिमम तादाद है ना, मैक्सिमम तादाद वॉज 40,000 मैक्सिमम, वो भी आगे चल के। इन छोटी छोटी बैटल्स के अंदर हमारी इतनी तादाद नहीं है। मैक्सिमम वॉज 40 के एंड दैट वॉज टू इन लेटर बैटल्स जो हम पढ़े। बात समझ आ गई? तो जो सामने पर्शियंस या सीरियंस की जितनी भी आर्मी है उसको फिगर कैसे लाओगे? इट वाज डबल या ट्रिपल दैट ऑफ, सिवाय एक दो बैटल्स के जिसमें मैं आपको अभी थोड़ी ये जैसे बताऊंगा। जैसे एक बैटल ऑफ फिराज है। फिराज जो जगह है वो पर्शिया और बाइजेंटीन के बॉर्डर पर है। उस वक्त उन्होंने बहुत बड़ी आर्मी क्रिएट कर ली थी क्योंकि दो एम्पायर्स की आर्मी मर्ज हुई थी। ठीक है, अदरवाइज दिस इज इजी टू रिमेम्बर, आप इसको याद रख लें कि डबल या ट्रिपल थी। जी, कौन क्या चीज? ओके, इसके कैप्टिव्स या आउटकम्स याद करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने देखा होगा मैंने इस चीज के ऊपर बात नहीं की। दे both of them work on, both of them were commanders of the Persian army. They were commanders of Persian army. ठीक है, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाए, बैटल ऑफ मजर। ठीक है, बैटल ऑफ मजर, पहले सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बैकग्राउंड के ऊपर। इट वाज आल्सो फॉट इन 633 एडी। इसके बैकग्राउंड के ऊपर सबसे पहले हम बात करते हैं। पहली जंग बैटल ऑफ काजिमा कौन जीता है? मुसलमान जीते हैं। ठीक है, अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ खालिद बिन वलीद। तो इसके बैकग्राउंड के अंदर, इन द बैकग्राउंड ऑफ दिस बैटल आप ये लिखेंगे कि काजिमा में जब पर्शियंस हारे, दे वांटेड टू टेक रिवेंज ऑन मुस्लिम्स। वो क्या चाहते थे?
पर्शियंस जब बैटल ऑफ काजिमा में हमसे हार गए, सो दे वांटेड टू टेक रिवेंज ऑन मुस्लिम्स, वो मुसलमानों से रिवेंज लेना चाहते थे। Hence they created another troop, hence they created another band या another army under the leadership of Qarim. ठीक है, another army was created by the Persians under the leadership of Qarim. Does that make sense? अब इस बैटल के अंदर पर्शियंस सदमे में है क्योंकि वो मुसलमानों से हारे हैं। नंबर 2, बदले की आग उनके अंदर बुझ गई है, जल रही है। They wanted to take revenge on Muslims. Does that make sense? So main reason for this battle was that they wanted to take revenge on the Muslims because of this. जी नहीं, कॉजेलिटीज जितनी भी हैं वो अलग अलग सोर्सेज में वेरी करती हैं। जिन कॉजेलिटीज जो इंपॉर्टेंट कॉजेलिटीज हैं वो मैं खुद एक्सप्लिसिटली तुम लोगों को बताऊं, ठीक है, और जिन जिन बैटल्स के वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, अच्छा इसमें थोड़ी सी आप लोगों को शायद ये भी कंफ्यूजन होगी कि बाज बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि पर्शियन जो कमांडर्स होते हैं उसको एम्पेरर्स के साथ मिक्सअप कर देते हैं, ठीक है। कमांडर्स जो हैं वो आर्मी के लीडर्स होते हैं और जो एम्पेरर होते हैं वो खुद नहीं लड़ते हैं, ठीक है। द एम्पेरर्स नेवर केम टू फाइट, नेवर केम टू बैटल इन देमसेल्व्स, ठीक है। वो ऑर्डर करते थे, वो आर्मीज को भेजा करते थे बाय एंड लार्ज, ठीक है। ओके, अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर इस बैटल के अंदर मुसलमानों की क्या स्ट्रेटेजी है, हमारे लीड कौन है, खालिद बिन वलीद, ठीक है। खालिद बिन वलीद, ये छोटी सी चीजें याद कर लो, हर बैटल्स में कॉमन है। खालिद बिन वलीद अपनी आर्मी को 3 विंग्स के अंदर डिवाइड करेंगे हमेशा। कितने विंग्स के अंदर, 3 विंग। दिस इज कॉमन इन एवरी बैटल। लेफ्ट विंग होगा, राइट विंग होगा और सेंटर होगा। सेंटर जो है वो खालिद बिन वलीद हमेशा खुद संभालते थे और 4 फ्रंट के ऊपर लड़ा करते थे, आगे आगे लड़ा करते थे और सेंट्रल विंग हमेशा खुद संभाला करते थे। राइट और जो लेफ्ट विंग है उसकी लीडरशिप अलग अलग मुस्लिम जनरल्स को दी जाती थी। Does that make sense? कभी किसी कंपेनियन को दी जाती थी, कभी किसी कंपेनियन को। मैं 4 आपको नाम बता रहा हूं, ये याद करें। आसिम बिन अमर, अदी बिन हातिम, अदी बिन हातिम, आसिम बिन अमर, अबू उबैदा इब्ने जरा, ये 4 नाम आपको याद करने, बैटल्स में इंपॉर्टेंट है। और यजीद बिन अबू सुफियान, ठीक है। ये 4 नाम आपको याद करने, इनमें से किसी ना किसी को खालिद बिन वलीद हमेशा लीडर रखते, इनमें से अपनी आर्मी के फ्लैंक्स का लीडर खालिद बिन वलीद किसी ना किसी को रखते हैं। इन 4 नामों में से आपको सिर्फ ये 4 नाम याद करने। you may choose to not learn all other names like this, ठीक है। अच्छा वैसे किसी को पता है हातिम का पूरा नाम? वेरी गुड, हातिम ताई, ठीक है। ऑल राइट, अब होता क्या है कि बैटल स्टार्ट होती है, सबसे पहले डुअल्स होते हैं। डुअल्स खालिद बिन वलीद जीत जाते हैं, ठीक है। डुअल्स खालिद बिन वलीद जीत जाते हैं और उसके बाद जनरल फाइटिंग होती है। एक और छोटी सी बात जो मैं यहाँ पर आपको बताता चलूं, सवाल अगर आपको 10 मार्क के अंदर आया ना, उसमें कभी भी आपको इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा कि बैटल ऑफ काजिमा पे 10 मार्क का लिखो। ये सारी बैटल्स सवाल इस तरीके से आ सकता है, राइट एन अकाउंट ऑन द पर्शियन कैंपेन्स ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ अबू, ये सवाल बिल्कुल आ सकता है। बच्चे ये समझते थे हजरत उस्मान की एक्सपेंशन के ऊपर सवाल नहीं आता, एग्जामिनर ने दे मारा था 10 मार्क का सवाल मुंह पर, हजरत उस्मान की एक्सपेंशन के ऊपर। बात समझ आ गई? उसके ऊपर कंटेंट भी नहीं, एग्जामिनर ने 10 मार्क का सवाल मुंह पे मारा था, रिसेंटली बता रहा हूँ, 10 मार्क का एक्सपेंशन के ऊपर। तो इसमें भी आपको 10 मार्क का ये सवाल आ सकता है कि राइट अबाउट द एक्सपेंशन ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ अबू बकर इन पर्शिया।
10 मार्क का ये आ सकता है और इसी तरह 10 मार्क का ये भी आ सकता है। राइट अबाउट द एक्सपेंशन ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ अबू बकर इन सीरिया। समझ में आ गई बात? यस, ऐसी जब बैटल आए तो आप लोग कोई सी भी 3 मेन बैटल्स का जिक्र कर दो, ठीक है? इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, आप कौन सी बैटल्स का जिक्र करना चाहते हो। डज दैट मेक सेंस? ये इग्नोर करें, इसके ऊपर बेचारे के पास जुल्म होता है, ठीक है? वो आपको अपने दर्द की आवाज सुना रहे हैं, ठीक है? अच्छा, आगे आ जाएं। अब होता क्या है कि बैटल शुरू होती है विद अ डुएल। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बात बताई, खालिद बिन वलीद उस डुएल्स के अंदर जीत जाते हैं। ये कानून होता है, पहले 1-to-1 डुएल्स का क्या मतलब होता है? 1-to-1 फाइट, ठीक है? पहले 1-to-1 फाइट होती है, उसके बाद जो है वो जनरल फाइटिंग स्टार्ट होती है। जब जनरल फाइटिंग स्टार्ट होती है तबारी अपनी किताब के अंदर लिखते हैं, तारीख तबारी के अंदर, कि पर्शियंस को हमने बुरे तरीके से चमाटे चांटे लगाए, जिस तरीके से आपको रिजल्ट के बाद लगते हैं, ठीक है? और पर 30,000 पर्शियंस वर किल्ड। और यहाँ के जो लोकल इनहेबिटेंट्स थे, ठीक है, जो यहाँ पर लोकल रहने वाले लोग थे, दे अग्रीड टू पे जिजिया। उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया? हम क्या देंगे? दे अग्रीड टू पे जिजिया। डज दैट मेक सेंस? कैन यू ओके नाउ महाज साहब, क्या प्लीज आप मुझे बता सकते हैं ये लोकल्स कहाँ के? व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस महाज? सॉरी बेटा, जिससे पूछ रहा हूँ उसको सुनाई दे दिया। ये लोकल्स जो मैंने लिखा है, लोकल्स आल्सो अग्रीड टू पे जिजिया, मुझे बताएं जल्दी से ये लोकल्स कहाँ के थे? पर्शिया तो बहुत जनरल स्टेटमेंट है ना, आप मुझे स्पेसिफिक होके बताएं, ये आप कौन सी बैटल पढ़ रहे हैं? बैटल ऑफ मजर, ठीक है? डज दैट मेक सेंस? आर वी क्लियर ऑन दिस? तो पहले ये दो बैटल्स लड़ी हमने इन द पर्शियन एम्पायर, सही है? अच्छा, एक छोटा सा नोट यहाँ पर ले लें। खालिद बिन वलीद, कुछ रिवायतें ये कहती हैं कि डुअल्स के अंदर, 1-to-1 फाइटिंग के अंदर, खालिद बिन वलीद हिमसेल्फ could not even engage in the battle and is one of his commanders fought 1-to-1 duels और उसके अंदर हरा दिया उसने। Anyhow, जो ट्रेडिशन के साथ आप जाना चाहते हैं दोनों सही है। 1-to-1 फाइट हुआ, ये लिखना जरूरी है, और उसके अंदर कौन जीता? मुसलमान जीता। आर वी क्लियर ऑन दिस? डज दैट मेक सेंस? ये 4 नाम आपने याद करने हैं, अबू उबैदा, यजीद, अदी बिन हातिम और आसिम बिन अमर, ठीक है? इलेक्शन ऑफ अबू बकर के अंदर इन चारों में से किसका रोल है, आप मुझे बता सकते हैं? अबू अबू उबैदा इब्न जरा। वो कहाँ गए थे अबू उबैदा इब्न जरा? सकीफा बनी सादा, ठीक है? गुड, शाबाश। ओके, जल्दी से अब इन बैटल्स का ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है? द थर्ड बैटल इज कॉल्ड द बैटल ऑफ वालाजा। क्या कहते हैं? बैटल ऑफ वालाजा, ठीक है? 633, जल्दी से बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ तुम लोगों को इसका। 633 एडी के अंदर इट वाज फॉट इन मेसोपोटामिया, ठीक है? रीजन क्या था? पर्शियंस हमसे अब तक कितनी जंगें हार चुके हैं? दो। कौन कौन सी जंग? बैटल ऑफ काजिमा और बैटल ऑफ मजर, ठीक है? ये दो बैटल्स पर्शियंस हमसे हार चुके हैं। तो पर्शियन एम्पिरर यजदिगर्द, यजदिगर्द ये चाहता था कि पर्शियंस इस चीज का बदला ले मुसलमानों से, और मुसलमानों को मजीद पर्शिया के अंदर आने से रोकें। यजदिगर्द क्या चाहता था? यजदिगर्द ये चाहता था कि मुसलमानों को मजीद पर्शिया के अंदर घुसने से रोकें। दो जगह हमें चमाटे लग चुकी है, तीसरी चमाट खाने से पहले हम उन्हें हरा दें। डज दैट मेक सेंस? अब होता क्या है, खालिद बिन वलीद एक आर्मी तैयार करते हैं, ठीक है? मैंने आपको बताया ये नाम आपने याद करने, आसिम बिन अमर, अदी बिन हातिम, खालिद बिन वलीद। जल्दी से मुझे बताएं आर्मी के कितने डिविजन्स बनाएंगे? 3 डिविजन्स।
सेंटर में कौन होगा, और लेफ्ट या राइट उन चारों में से किसी एक को दिया जाएगा। डज दैट मेक सेंस? इस बैटल के अंदर आसिम बिन अमर और अदी बिन हातिम को दिया जाता है। टोटल मुसलमानों की आर्मी होती है 15,000 की। टोटल आर्मी कितनी होती है? 15,000 की। 5,000 की कैवलरी है, 10,000 की इन्फेंट्री है। ठीक है, रजीन साहब आप हमें ये बताएं कैवलरी और इन्फेंट्री में फर्क क्या होता है? जो बेवकूफ और अक्लमंद में फर्क होता है। क्या फर्क होता है कैवलरी और इन्फेंट्री के अंदर? क्या कर रहा है भाई तू? क्या फर्क होता है सारी? ये उसने फेंकी भी ऐसी है, दूसरे ट्राइब्स के होते हैं जो भाई कैवलरी। जी असद, क्या फर्क होता है? घोड़े पे सवार होते हैं, और जो इन्फेंट्री होती है वो भाई आज, और इन्फेंट्री जो है वो आपके सोल्जर्स होते हैं जो फुट पर चल रहे होते हैं। ठीक है, तो मुसलमानों की टोटल आर्मी शामिल कितनी है? ओके, मैं चाहता हूँ अब आप गेस करो पर्शियन आर्मी कितनी होगी। पर्शियन आर्मी कितनी होगी? मैंने आपको छोटी सी चीज सिखाई है, डबल या, ठीक है। सो पर्शियंस हैड एन आर्मी ऑफ 30,000। पर्शियंस ने अपनी तैयारी की, जब उनको पता चला खालिद बिन वलीद आ रहे हैं, सो पर्शियंस गैदर्ड अ टोटल आर्मी ऑफ 30,000, और वो पहले पहुंच गए एट अ प्लेस कॉल्ड वालाजा। कहां पर पहुंच गए? यजदिगर्द ने यजदिगर्द ने इस बार जो आर्मी भेजी थी, इट वॉज अंडर द लीडरशिप ऑफ बहमन जादूया। बहमन नाम है, बंदे का नाम है। इस इनमें नाम भी ऐसे होते हैं, बेमान की जगह बहमन, मेहरान की जगह मेहरान। अभी थोड़ी देर में आएगा मेहरान भी, ठीक है। वो गाड़ी नहीं है, बंदे का नाम है। ठीक है, मेरी जाबान रुस्तम जी, कुछ भी याद नहीं करे। अब सुन लो एक छोटी सी चीज। अच्छा, ये बात मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, यहाँ पर नहीं लिखी है, लेकिन चूंकि लेक्चर भी रिकॉर्ड पर है तो मैं ये चीज ऐड कर देता हूँ। ये जिसको शौक हो वो, आपको तो ये नाम भी बड़े मुश्किल याद रहते हैं। इसका एक टाइटल था बहमन जादुइया का, ठीक है, द मैन विथ बुशी आईब्रोज। ठीक है, ये आप लोगों ने अगर पुराने जमाने की कोई ऐसी फिल्म देखी हो, या जिसके अंदर नहीं, जो इंसानों का गोश्त खा जाते थे, जो कैरेक्टर दिखाए जाते हैं इतनी बड़ी बड़ी, उनकी जो है ना वो आईब्रोज होती थी, और एकदम बिखरे हुए से बाल, और जंगजू किस्म के लोग। तो यजदिगर्द ने जो लीडरशिप है आर्मी की, वो किसके हाथ में छोड़ी? बहमन के हाथ में छोड़ी, और ये आके आ गया। ठीक है, बहमन साहब ने क्या किया, जब जंग शुरू हुई उससे पहले क्या होता है हमेशा 1-to-1 फाइट, जिसको आप क्या कहते हो, जिसको कहा जाता है डुअल्स। उन डुअल्स के अंदर खालिद बिन वलीद ने जिस बंदे को हराया, उसका ओरिजिनल नाम हमें सोर्सेस के अंदर नहीं मिलता, लेकिन अरेबिक क्रॉनिकल्स सजेस्ट दैट हिज नेम वाज हजार मर्द। लिटरली ये कोई नाम नहीं है। हजार मर्द मींस ही वाज एज पावरफुल एज 1,000 मैन। अनफॉर्चुनेटली हमें रियल नाम नहीं मिलता कि खालिद बिन वलीद ने डुअल्स में किसको हराया, बट पॉपुलर ट्रेडिशंस एंड क्रॉनिकल सजेस्ट कि जिस शख्स को हराया उसका नाम क्या था, या ही वाज नोन एज हजार मर्द। ठीक है, जब जनरल फाइटिंग स्टार्ट होती है, थोड़ी सी इधर जरा बात सुनिएगा। अब ये मैं आपको मैप बना के समझाता हूँ, इधर देखें तो आपको अंदाजा होगा ये मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ये देखो, ये खालिद बिन वलीद की आर्मी है, ठीक है, ये मुस्लिम आर्मी है, और सामने पर्शियन आर्मी है। दिस इज पर्शियन आर्मी, ये मुस्लिम आर्मी है, सही है। खालिद बिन वलीद ने अपनी आर्मी को पता है कैसे डिवाइड किया होता है? यहाँ पर एक तो फोर फ्रंट पे आमने सामने, सही है, और पीछे दो टुकड़े छोड़े होते हैं आर्मी के। इस चीज का पता पर्शियंस को नहीं होता है, छोटे छोटे टुकड़े छोड़े होते हैं। लेकिन खालिद बिन वलीद ने
जाहिर है 15,000 की आर्मी को आप कितना डिवाइड करोगे, लेकिन खालिद बिन वलीद ने 2 टुकड़े छोड़े होते हैं पीछे पर्शियन आर्मी। कोई मसला? अब होता क्या है, खालिद बिन वलीद मुस्लिम आर्मी को बोलते हैं आप अटैक करें। जब मुस्लिम आर्मी अटैक करती है पर्शियन आर्मी के ऊपर, तो पर्शियन आर्मी काउंटर अटैक करती है पूरी जान मार के। डज दैट मेक सेंस? आर वी क्लियर ऑन दिस? जैसे ही खालिद बिन वलीद के अटैक को काउंटर अटैक मिलता है, तो खालिद बिन वलीद स्मार्टली हल्का सा अपने फ्लैंक्स को पीछे करते हैं। पर्शियंस बोलते हैं अब तो ये लोग गए, वो बिल्कुल पागल हो चुके होते हैं पर्शियंस, करीब आ जाते हैं और पीछे से ये जो फ्लैंक्स होते हैं इनको मौका मिलता है ये आगे आ जाए। अब पर्शियन आर्मी आगे और पीछे दोनों तरफ से किसके दरमियान फंस जाती है? खालिद बिन वलीद फौरन आइडिया देते हैं कि चकोर पोजीशन छोड़ दो, स्क्वायर पोजीशन छोड़ दो, आगे भी हमें पीछे भी हमें, पर्शियंस आ चुके हैं, मेक इट अ सर्कल। तो 360 पर्शियंस को ऐसा लगता है कि हम किससे घिरे हुए हैं? मुसलमान। यही 15,000 को स्मार्टली यूज करते हैं खालिद बिन वलीद। और आपको सक्सेस का आइडिया इस चीज से होगा कि ऑलमोस्ट 60 to 70% पर्शियन आर्मी डाइड। 30,000 में से 20,000 के करीब लोगों की वफात हो गई, ठीक है, और ओनली 2,000 जो मुसलमान हैं उनकी इस बैटल के अंदर डेथ होती है। दिस इज कॉल्ड द बैटल ऑफ वलाजा। इसको क्या कहते हैं? बैटल ऑफ वलाजा। इट अकर्ड इन 633 AD in the month of May. कोई मसला? दिस इज कॉल्ड बैटल ऑफ वलाजा, ठीक है, ओके। अगली जो बैटल है, इट इज कॉल्ड द बैटल ऑफ उलेस, ठीक है, बैटल ऑफ उलेस। इट वाज फॉट इन द सेम मंथ 633 AD। जल्दी से इसको कवर करते हैं, ठीक है। यजदिगर्द जो है उसने देखा कि मुसलमान हमसे अब कितनी बैटल जीत चुके हैं? 3 बैटल जीत चुके हैं। तो ही वांटेड अ रिवेंज, ही वांटेड अ रिवेंज। वो चाहता था कि मैं मुसलमानों को हराऊं ताकि मुसलमान मेसोपोटामिया का कैपिटल अल हिरा, अल हिरा क्या है? मेसोपोटामिया का कैपिटल। अल हिरा क्यों इंपॉर्टेंट है? पैसे वाला टाउन है। खालिद बिन वलीद को अबू बकर ने किसकी मदद करने भेजा होता है? काजिमा शाहरुख, पहली पहली बैटल में। हजरत मुसना, अबू बकर ने एक बात कही होती है खालिद बिन वलीद को, हिरा फतेह करना है। हिरा जो है वो मेसोपोटामिया का कैपिटल होता है। अब हिरा पहुंचने के लिए जो बीच में टाउन्स आते हैं उनको तो फतेह करना पड़ेगा। तो एजेंडा हमारा क्या होता है? टू कैप्चर अल हिरा। अब ये बात जब 3 बैटल्स मुसलमान जीत चुके होते हैं, तो यजदिगर्द को पता होता है कि मेरे हाथ से मेसोपोटामियन कैपिटल अल हिरा निकल जाएगा। और खालिद बिन वलीद का एजेंडा होता है कि मुझे किसी भी तरह अल हिरा कैप्चर करना है, क्योंकि इट वाज अ वेल्थी सिटी, इट वाज एन इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन सेंटर एज वेल। अल हिरा was a strategic position as well। वो बेसिकली इस इलाके का मेसोपोटामिया का कैपिटल था, ठीक है। सो इट वाज एन अटमोस्ट ब्यूटी ऑफ द पर्शियंस टू डिफेंड देयर कैपिटल अल हिरा, द मेसोपोटामियन कैपिटल अल हिरा। और मुसलमानों को क्या चाहिए था? अल हिरा। तो छोटे छोटे ये जो बैटल्स हुई, इन सब के पीछे जो मकसद था कंप्लीटली वो क्या था? टू कैप्चर अल हिरा। डज दैट मेक सेंस? अब होता क्या है, अब्दुल अस्वद, ठीक है, ये अब्दुल अस्वद कौन होते हैं? ये मैं आपको बैकग्राउंड समझा रहा हूँ बैटल ऑफ उलेस का। पहला मैंने रीजन ये बताया, 3 बैटल्स पर्शियंस हमसे हार चुके हैं, बदला चाहिए। दूसरा मैंने आपको रीजन ये बताया कि अल हिरा जो जगह है उसको कैप्चर करना चाहते हैं मुसलमान, पर्शियंस चाहते हैं ये जगह मुसलमान कैप्चर नहीं करें। और तीसरा रीजन इस बैटल का, तीसरी कॉज इस बैटल की ये है कि अब्दुल अस्वद जो थे, ही वाज बेसिकली अ ट्राइबल चीफ जिसके 2 बेटे मारे गए थे इन द बैटल ऑफ फलजा। तो वो इस चीज का बदला लेना चाहते थे। तो देयर वर 3 मेन कॉजेज ऑफ दिस बैटल। जाओ कोई सी भी किताब उठा के देख लो, कॉजेज, इवेंट्स
इस तरीके से इन बैटल्स को सेपरेट करके नहीं दिया गया, इसके ऊपर कंटेंट नहीं मिलता इन बैटल्स के ऊपर। डज दैट मेक सेंस? हसनैन 1000 रुपए दे देना अगर नहीं निकले तो। निकाल बेटा, निकालो निकालो जल्दी, ये जल्दी घर जाके देख लेना, टटोलते रहना किताब। ठीक है, अब आगे आ जाओ। मुसलमानों ने क्या तैयारियां स्टार्ट की? इस बार मुसलमान थे 18,000। टोटल मुस्लिम आर्मी कितनी थी? 18,000। मुझे बताएं खालिद बिन वलीद आर्मी को कितने में तोड़ते थे? सेंटर, राइट और लेफ्ट। वो कौन बंदे थे? डज दैट मेक सेंस? आसिम बिन अमर और अदी बिन हातिम। मैंने आपको दो और नाम याद कराए, वो दो और नाम क्या थे? वेरी गुड, अबू उबैदा और यजीद। यजीद किसके बेटे थे? अबू। यजीद का बेटा कौन था? यजीद का बेटा मुआविया, ठीक है, जो सीरिया का गवर्नर था, ठीक है, जिसने हजरत अली के खिलाफ बगावत की थी। डज दैट मेक सेंस? आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है, उसका जिक्र हम हजरत अली की खिलाफत में भी करते आ रहे हैं। ठीक है, मुस्लिम आर्मी 18,000 की होती है। मुस्लिम आर्मी पहुंचती है किस जगह पर? इस बैटल का नाम क्या है? उलस। डज दैट मेक सेंस? पर्शियन आर्मी से हमारी लड़ाई होती है, खालिद बिन वलीद किल कर देते हैं अब्दुल अस्वद को। अब्दुल अस्वद कौन होते हैं? ही वॉज बेसिकली अ ट्राइबल लीडर। आप लोग मुझे बता सकते हैं इन्होंने पर्शियंस का साथ क्यों दिया था? क्योंकि इनके दो बेटे मारे गए थे इन द बैटल ऑफ बालाजा, इन द बैटल ऑफ बालाजा। डज दैट मेक सेंस? अच्छा, अब होता ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके अंदर। जब फाइट स्टार्ट होती है ना, तो पर्शियंस बहुत ज्यादा टफ सामने आते हैं हमारे, ठीक है। तो खालिद बिन वलीद दुआ करते हैं अल्लाह से कि अगर मैं ये जंग जीत गया, अगर मैं ये जंग जीत गया तो मैं खून की नदी बहा दूंगा। मैं अगर ये जंग जीत गया तो वो लोग जिन्होंने इस्लाम की बेहुरमती की है, वो लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया और उन्होंने इस्लाम को चोट पहुंचाने की कोशिश की, मैं उनकी खून की नदी बहा दूंगा। शुरू में मुसलमान पर्शियंस को इजीली नहीं हरा पाते, लेकिन आफ्टर सम टाइम मुसलमान, इस दुआ के बाद मुसलमान जबरदस्त तरीके से दोबारा अटैक करते हैं एंड दे डिफीट द डिफेंसिव फ्लैंक्स ऑफ द पर्शियन आर्मी। मुसलमानों को फतेह मिलती है और खालिद बिन वलीद लिटरली पर्शियंस को बीहेड करते हैं, गर्दन अलग करते हैं। डज दैट मेक सेंस? आर वी क्लियर ऑन दिस? ये वाकया मुझे मेरे वालिद साहब ने नहीं सुनाया, ये वाकया तारीख तबारी के अंदर मौजूद है। आर वी क्लियर ऑन दिस? डज दैट मेक सेंस? 90% पर्शियन आर्मी वाज किल्ड, ठीक है। मुसलमानों का फिगर अगेन वाज वेरी लो। कोई इशू यहां तक? आर वी क्लियर ऑन दिस? और इस बैटल के बाद हमारे रास्ते कहां के लिए खुल गए? फॉल ऑफ हिरा। कोई मसला? अल हिरा क्या था? कहां का कैपिटल था? अमेरिका, मेसोपोटामिया, ठीक है। अल हिरा वाज द कैपिटल ऑफ मेसोपोटामिया, ठीक है। कितनी जंगों के बाद हमें अल हिरा कैप्चर हुआ? 4 मेन जंगे हैं जिसके बाद आपके पास मेसोपोटामिया का कैपिटल अल हिरा आगे आ गया। अल हिरा को कैप्चर करना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसके बाद मुसलमानों की पॉलिटिकल पावर पर्शिया के अंदर बेहतरीन तरीके से स्टैब्लिश हो रही थी। आर वी क्लियर ऑन दिस? डज दैट मेक सेंस? आफ्टर द विक्ट्री इन दिस बैटल या आफ्टर द सीज ऑफ अल हिरा, Muslims would get extreme political control over the Persian lands. Are we clear on this? हमारे इराक वाली साइड के ऊपर जबरदस्त कंट्रोल आ जाता अगर हमें अल हिरा मिल जाता, ठीक है। जब जब खालिद बिन वलीद अल हिरा पहुंचे तो अल हिरा का जो प्रोविंशियल गवर्नर था अजदबे, वो पहले ही सिटी छोड़कर भाग गया। और वहां के जो लोग, क्योंकि जाहिर है उसको पता था कि खालिद बिन वलीद ने 2 महीनों के अंदर पर्शियंस को 4 जंगे मारी है, तो मैं यहाँ पर रहूंगा तो वो मेरी भी मतलब मुझे भी आके जंग के अंदर हरा देंगे। सो अजदबे फेल, सॉरी, अजदबे फ्लू
ही लेफ्ट द सिटी, और जो वहां के लोकल पर्शियंस थे उन्होंने अपने आप को फोर्ट्रेसेस, किलों में बंद किया। छोटी छोटी लड़ाइयां हुई, ठीक है, लेकिन उसके बाद खालिद बिन वलीद ने वहां के रहने वाले लोकल्स के साथ ट्रीट वहां के रहने वाले लोकल्स के साथ खालिद बिन वलीद ने पीस ट्रीटी साइन किया। लोकल्स ने बोला हम आपको क्या देने को तैयार हैं, जिजिया। हम आपको क्या देने को तैयार है, जिजिया। और उसके बाद खालिद बिन वलीद ने ये प्रॉमिस किया कि हम आपको जो है ना वो आपकी जान या माल का नुकसान नहीं देंगे। शर्त क्या है कि आपको 2 लाख दिरहम क्या देना होगा, जिजिया टैक्स देना होगा। ये कहाँ के रहने वाले लोगों ने बोला, अल हिरा। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोली, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं ये टैक्स का अमाउंट इतना ज्यादा क्यों है, 2 लाख। कैपिटल था और वेल्दी सिटी था, ठीक है। तो इस वजह से इन डीलिंग्स के ऊपर हमने जो है ना वो ये वाला हिस्सा कैप्चर कर लिया। आर वी क्लियर ऑन दिस? कोई मसला यहाँ तक, कोई इशू, किसी को कोई सवाल है? ठीक है, विल stop for 5 minutes and then we will continue.